नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि आईएएस एकेडमी में। आज का जो बेसिकली हमारा करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने बता दिया कि हमारी जो सोर्सेस होती है करंट अफेयर की वो क्या होती है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान सीएम नीतीश सेड ₹3.43 करोड़ विल बी स्पेंट इन एवरी पंचायत। राइट, ये बिहार स्पेशल के लिए हिंदी क्या होगा इसका। तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि जो 3 यानी 43 से रुपए से अधिक जो है हर एक पंचायत में जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये न्यूज़ जो है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया, लेकिन उन्होंने इस घटना के बाद जब ये लागू किया उसके बाद उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है। उन्होंने ऐसा जो है मीडिया ब्रीफिंग में कहा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसमें बिहार के 38 में से 32 जिले शामिल। अब ये 32 जिले ही क्यों हैं, तो इसके भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसमें वे जिले शामिल हैं जो जहां पे लगभग 25,000 उससे अधिक लोग बाहर से अपने घर लौटे हैं जिले में। तो केंद्र सरकार इस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और इस अभियान के तहत हर एक पंचायत को लगभग कितना दिया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक पंचायत को लगभग यहाँ पे जो बताया गया है कि 50 केंद्र सरकार के हालांकि इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हर एक पंचायत को लगभग 3,43,000 जो है, तो 43 लाख रुपया वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस न्यूज़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जाने तो हम ये पाएंगे कि प्रधानमंत्री, राइट, आप ये देख सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार ग्राम पंचायत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। अब ये ध्यान देना है कि वो डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में आशा व्यक्त की और उन्होंने धन्यवाद प्रधानमंत्री को बेसिकली कहा। और उन्होंने खगड़िया से अभियान शुरू करने के लिए इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है क्या, इसका एम क्या है, तो इसका जो बेसिकली एम है दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव में रोजगार प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाना। मतलब वो बाहर न जाए, यहीं पे उनको सारा चीज मिलेगा एक रोजगार के रूप में। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 25 प्रकार के कार्य जो है प्रोवाइड किए जाएंगे ऑप्शन के रूप में। जिनको जो पसंद है, जिनको जहां पे जरूरत होगा, गवर्नमेंट उसके अनुसार वहां पे उसको डिप्लॉय या फिर उसको वहां पे काम देगी। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये आखिर 25 प्रकार के कार्य कौन कौन से होंगे। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है अबाउट प्राइम मिनिस्टर सेल्फ फंड स्कीम। यह है क्या, गवर्नमेंट स्कीम है। तो प्राइम मिनिस्टर का सेल्फ फंड यानी प्रधानमंत्री का चयन शुल्क योजना, ये क्या है, इस बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स, आपको मालूम है, जो सड़कों पे ठेले वाले होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। उनके लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रधानमंत्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास विक्रेताओं को सेल्फ डिपेंडेंट फंड पीएम स्वनिधि प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सिडबी को शामिल करने के लिए आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आखिर सिडबी यहाँ पे किस प्रकार से रोल प्ले, बिग बिट पार्ट ऑफ सिडबी कैसे रोल प्ले करेगी। तो सिडबी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मार्गदर्शन में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करेगा। और यह सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए CGTMAC के माध्यम से अगर बात की जाए तो ऋण संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा। यदि इसके बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन वहीं पे सिडबी एक विशेष रूप से निर्मित और एकीकृत IT प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, जो सामान्य तौर पे, जो अगर हम बात करें मूल रूप से जो शहरी स्थानीय निकायों, जैसे हम बोल सकते हैं ULB, राइट, उधार देने वाले संस्थानों या फिर डिजिटल भुगतान संग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय जो है स्थापित करेगा। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ULB के बारे में बात किया है, राइट। तो ये हम लोगों ने बात किया, लेकिन योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या है इस बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। की फैक्ट ऑफ द प्लान, तो ये बोला जा सकता है कि यह 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक ऋण जो है प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इसके तहत 24 मार्च को या उससे पहले कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर को लोन मुहैया करवाया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये सबके लिए नहीं है, वो वैसे लोगों के लिए है जो
24 मार्च या फिर उसके पहले जो कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए जो है मुहैया स्पेशली करवाया जाएगा। अब ये कब तक ये वैध रहेगा, तो ये मार्च 2022 तक रहेगा। साथ ही साथ जो लघु उद्योग विकास बैंक है, राइट, ये जो है सीडीबी जिसे बोल सकते हैं, योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी भागीदार है। और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जिसे आप क्या बोल सकते हो, टीएमएसी, राइट, के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट क्रेडिट संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का जो है प्रबंधन करेगा। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी न्यूज़ में छाया हुआ है, सत्यभामा पोर्टल। ये है क्या, ये विविध से है, मिसलेनियस से है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ केक ने इसको लॉन्च किया है। सत्यभामा पोर्टल का जो फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी प्लान फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया इन माइनिंग एडवांसमेंट। सत्यभामा के लिए जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सत्यभामा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लान फॉर इंडिया इन माइनिंग प्रोग्रेस, वहाँ तो हम लोगों ने इसका कंप्लीट नेम देखा, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। लेकिन इस न्यूज़ के बारे में अगर हम अधिक जानकारी लेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो सत्यभामा जो है, यानी इस पोर्टल का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन खान इन्फोसिक्स बाल्कन के नेशनल इंफोडेटिक्स सेंटर एनआईसी द्वारा किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एक एग्जाम में आ सकता है। मूल रूप से सत्यभामा पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी और धन अनुदानों के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों का ऑफलाइन प्रस्तुति को सक्षम बनाता है। तो ये इसके बारे में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया। तो परियोजना प्रस्ताव को जो है ये हम लोगों ने बात की। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो शोधकर्ता पोर्टल में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, राइट, और अंतिम तकनीकी रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आप इसको जो है हिंदी का वर्जन आपको मालूम है कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, वेबसाइट से डाउनलोड करना, ऐप से करना है। पीआईबी ऑनलाइनर फैक्ट के बारे में जानते हैं, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो टाइटल होगा, इसका जो शीर्षक होगा इस टॉपिक का, इस आर्टिकल का, वो होगा केंद्र राज्यों को प्रभावी होम अलगाव के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए लिखता है। क्या लिखता है इस बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 मई 2020 को होम अलगाव के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। और इसमें यह बताया गया है कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और पूर्व लक्षणी कोविड-19 रोगी घर में अलगाव का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब वहां पे रह सकते हैं, और बशर्ते कि रोगी के पास खुद के लिए कमरा हो, राइट, और शौचालय की सुविधा हो उसके पास, और एक वैश्विक परिसर देखभाल करता हो। मतलब उसके पास कोई ऐसा इंसान हो जो उससे देखभाल करे। ये काफ़ी जिसको हम बोल सकते हैं सावधानियों के साथ, सारी प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हुए। इसके अलावा रोगी और अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए सहमत होगा, और निगरानी टीमों द्वारा आगे के लिए नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देगा। तो वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से जो है उन्होंने अनुरोध किया है, इसके बारे में हमें देखना है उन्होंने क्या अनुरोध किया है, कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि वे कोविड-19 महामारी के प्रसार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र स्तर पर घरेलू अलगाव पर दिशा निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। ऐसा उनके द्वारा स्टेटमेंट तैयार किया गया। तो वहीं हमारा जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीआईबी का, वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका जो शीर्षक होगा वो होगा सरकार बैंकिंग क्षेत्र द्वारा रेपो दर में कटौती के प्रसारण की बारीकी से निगरानी कर रही है, और भारत के विकास की पटकथा में धन सृजनकर्ताओं के प्रयासों को पहचानती है, राइट। तो इस बारे में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया। लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है, राइट, और साथ ही साथ ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इस बारे में अगर हमें जानना है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जानेंगे कि जो रेपो रेट है दोस्तों, ये खासतौर पे अगर हम बात करें इसके बारे में, एक बेसिक सा अगर इसके बारे में हम लोग नॉलेज लें, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना है कि अगर हम इसके बारे में अगर बात करें रेपो रेट की, अगर स्पेशली कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो जब हम पैसों को जरूरत हो, जब हमें पैसों की जरूरत होती है, राइट, और अपना बैंक अकाउंट खाली हो, तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, आपको मालूम है। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं, और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी क्लियर सी पॉइंट है। तो इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है, और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर चुकाती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने इसलिए बता दिया कि एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पॉइंट से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी भी है रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि ये अभी मुझे पॉइंट मिला है तो मैंने बता दिया। आपको शायद मालूम भी हो रिवर्स रेपो रेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद जो रकम बची रह जाती है, तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में वो रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देती है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर सर ये सीआरआर क्या होगा फिर। तो सीआरआर की अगर बात की जाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात, तो भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाया है और बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना ही होता है। और इसे कैश रिजर्व रेशो या फिर अथवा आप ये बोल सकते हैं नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कह सकते हैं आप यूं। तो आरबीआई ने यह नियम इसलिए बनाया है कि जिससे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसे देने से मना न कर सके। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, लेकिन एक चीज और है, मैं लास्ट बोलूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आखिर ये एसएलआर होता क्या है। तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उनमें एसएलआर का एक महत्वपूर्ण उपाय मैंने बता दिया। तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में, इसको अगर बात की जाए तो वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वो हिस्सा होता है जो कि आमतौर पे उन्हें अपनी जमा पर लोन जो है जारी करने के लिए अपने पास रख लेना जरूरी होता है। और एसएलआर नकदी, स्वर्ण भंडार और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं तो उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है दोस्तों। तो एसएलआर का यह अनुपात कितना होगा इसका निर्धारण रिजर्व बैंक जो है तय करता है, ये उस पर ही डिपेंड है। लेकिन भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा जो है 40% तक रह चुकी है और रिजर्व बैंक जो है बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा 40% या फिर यूं कह सकते हैं कि न्यूनतम 0% तक भी रखने का उसको अधिकार है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तो आप देख सकते हो, एसएलआर से बैंकों को कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होगी। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक और एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे को कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना, ये जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बेसिकली अगर हम जाने तो ये इसके बारे में हम ये पाएंगे कि इसका जो शीर्षक था सरकारी बैंकिंग क्षेत्र, अभी हम लोगों ने शीर्षक के बारे में चर्चा किया। तो सरकारी बैंकिंग क्षेत्र द्वारा रेपो रेट में कटौती के प्रसारण की बारीकी से निगरानी कर रही है और भारत के विकास की पटकथा में धन सृजनकर्ताओं के प्रयासों को पहचानती है। यह शीर्षक का जो है पॉइंट है। तो जो वित्त मंत्रालय यानी जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हम यूँ कह सकते हैं, श्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने हमेशा धन सृजनकर्ताओं के महत्व को मान्यता दी है और क्योंकि वे देश में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर जो है प्रदान करते हैं और संसाधनों का उपयोग इष्टतम तरीके से करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, इष्टतम तरीके से करते हैं। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा है, आपको ध्यान देना, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वे व्यापार और उद्योग पर महामारी कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण प्रभाव को कम करने के लिए व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ के सांपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण के प्रावधान के तहत ऋण के संवितरित या संवितरण के घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली चर्चा की है।